हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफ़ी के आज क्लास 12th ज्योग्राफ़ी के आज सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और फर्स्ट चैप्टर का मैंने अच्छे से नोट्स बना दिया है और उसको अच्छे से समझा भी दिया है। आई होप आप सबने देखा होगा और समझ में भी आया होगा। तो देखिए, आज चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। देखिए, इस चैप्टर में आप लोग को जो विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण कैसे है, घनत्व कहाँ पे कैसे कितना है और वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, इस बारे में पढ़ना है। और हाँ, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और डेली का डेली अपलोड करूँगी सभी वीडियोज़। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वितरण आखिर होता क्या है। तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में लोग कितनी संख्या में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। देखिए, जनसंख्या वितरण से मतलब अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए क्या होता है, तो मतलब एक कोई फिक्स क्षेत्र ले लें, मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर ले लिए, तो उस 1 किलो स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उन्हीं की जो संख्या होती है उसे ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता था जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग हर साल आता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में। उसमें देखिए, जनसंख्या वितरण का वैश्विक वितरण, जैसे मान लीजिए 4-5 नंबर में आ गया, तो एक तो या तो वर्ल्ड का पूरा मैप बनाएं, उससे नंबर मिलता है, या तो अगर वर्ल्ड का मैप जैसे नहीं बन रहा है तो इसको भी आप बना देंगे तो नंबर कटेगा नहीं। तो इसमें देखिए, जैसे ये मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, तो उसमें ये भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर, ठीक है ना। देखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होती है, तो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री, अब ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश आएगा, नीचे आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश आएगा। तो 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 10% जनसंख्या रहती है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 50% जनसंख्या रहती है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे, 60 डिग्री अक्षांश के बीच देखेंगे, 40 और 60 के बीच, तो 30% जनसंख्या रहती है। उसके बाद 60, अब देखिए उसके बाद बहुत मतलब उत्तरी ध्रुव आ जाता है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होती है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, तो 1% जनसंख्या। अब देखिए, अगर टोटल ऐड किया जाए तो 50, 60, लगभग 90% जनसंख्या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो केवल 10% जनसंख्या रहती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब पानी वगैरह पाया जाता है, और उसके बाद वो अंटार्कटिका महाद्वीप इसी में पाया जाता है, जहाँ पर जीवन संभव है नहीं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होती है, तो वो मनुष्य के रहने लायक वहाँ की जलवायु वगैरह होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब अत्यंत असमान है, तो इसे समझाया कैसे जाएगा कि मतलब कैसे असमान है ना, समझना, उसका आंसर भी तो देना पड़ेगा। देखिए, विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर के माध्यम से, और आपको फिगर ज़रूर बनाना है, ठीक है, इसीलिए मैंने ट्राई किया कि सबसे इजी फिगर आपको बता दूं, जिससे प्रॉब्लम भी ना हो, और बना देंगे, और ये भी टीचर मतलब कभी काटेगा नहीं ये वाला फिगर, क्योंकि एकदम सही है। निवास करते हैं, जबकि 10% से भी कम जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है ना, समझ आया। विश्व की कुल जनसंख्या का 10% भाग 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए जितना मैंने बनाया फिगर में वही सब इसमें लिखा है, बस आपको अगर फिगर याद रहेगा तो इसको आप आराम से लिख लेंगे। उसके बाद 50% भाग 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए 50% भाग, और जो कि मुख्यतः एशिया वाले भाग में मेन लिया था। ठीक है, 30% जनसंख्या 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मुख्यतः यूरोप में। उसके बाद देखिए, तथा 1% जनसंख्या का भाग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। इस प्रकार 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही निवास करती है। ठीक है ना, समझ आया। दक्षिण के 3 महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं
दक्षिणी अमेरिका में कुल जनसंख्या का केवल 19% भाग ही निवास करता है, ठीक है ना। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और देखिए इसका ज़्यादातर पार्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया तो पूरा दक्षिणी महाद्वीप में है, वो दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी, और ये अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका का बहुत कम पार्ट उत्तरी गोलार्ध में है, ज़्यादातर पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसको देखिए, विश्व की 50% जनसंख्या 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य केंद्रित है, ठीक है ना। देखिए जैसे फिगर में मैंने बताया था, चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया तथा अफ्रीका के उत्तरी भाग की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश, ये मैप में फिल करने के लिए आता है। ज़्यादातर 5 तो पक्का पूछता ही है, आपको इतना याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह लॉन्ग में आ गया तो ये आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा, आप डाल देंगे इसको, ठीक है। देखिए से चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे है, मतलब चीन पहले नंबर पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, चीन में, फिर भारत में, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, छठवें नंबर पे पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे पूछा जाता है कि जो जनसंख्या वितरण, अभी क्या होता है जनसंख्या वितरण, मैंने समझा दिया, उसका वैश्विक वितरण बता दिया। जनसंख्या वितरण बहुत असमान है, कैसे असमान है उसका रीज़न भी बता दिया, ठीक है, और कहाँ कहाँ कितनी है ये सब बता दिए। अब जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अगर कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो क्यों है, क्या रीज़न है, अगर बहुत कम है तो क्या रीज़न है। जैसे मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, उत्तरी ध्रुव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, दक्षिणी ध्रुव में केवल 10% जनसंख्या निवास है। तो इसका रीज़न क्या है, देखिए सबसे पहला भू आकृति होता है। भू आकृति का मतलब जहाँ पर आकृतियाँ, मतलब स्थल एकदम जहाँ मैदानी क्षेत्र होता है, आप लोग देखेंगे वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और कोई पर्वत पठार पर तो जाके रहेगा नहीं, ठीक है ना, नदियों में तो कोई जाके रहेगा नहीं, तो भू आकृति मैटर करता है। उसके बाद जलवायु, जलवायु भी जहाँ की सही रहेगी वहीं पे इंसान, अगर जैसे देखिए अंटार्कटिका की जलवायु मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी बर्फ़ होती है, मतलब एकदम -डिग्री में चला जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे कोई थोड़ी जाके रहेगा। उसके बाद जल की उपलब्धता, मिट्टी, खनिज संसाधन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट कारक हैं जनसंख्या वितरण के, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व अगर आपको इजी लैंग्वेज समझे, देखिए इसमें लिखा गया है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उन्हीं की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और इसका सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जैसे मैंने उसमें बताया जनसंख्या वितरण का वैश्विक वितरण, वैसे इसमें जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण। तो देखिए 3 प्रकार से होता है, उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और विरल जनसंख्या घनत्व। तो उच्च जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं जहाँ पर 200 से अधिक व्यक्ति 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहते हैं, और जहाँ पर 100 से 50 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहते हैं उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और जहाँ पर 10 से 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं उसे विरल जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व के सर्वाधिक घनत्व वाले 5 देशों के नाम, तो इसमें देखिए सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, मोनाको, फिर सिंगापुर, फिर बहरीन, फिर मालदीव, फिर माल्टा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि, हाँ नेक्स्ट टॉपिक, देखिए जनसंख्या वितरण देख लिए, जनसंख्या घनत्व देख लिए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं, इससे जो बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना आप अच्छे से रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, यही सब देखिए। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि के दौरान उस क्षेत्र में रह रहे लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब एक कोई निश्चित क्षेत्र ले लिए, जैसे मान लिया आप जिस गांव या सिटी में रह रहे हैं उसमें 1 साल के अंतर्गत जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी दो ही काम होगा, ठीक है। तो वही जो घटना या बढ़ना होता है उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है, समझ आया। बाकी ये सब आप लिख लें, मैंने बहुत सारी बुक देखा और
गूगल वगैरह से भी सर्च करके बढ़िया से नोट्स बना के मैंने कहा समझा दूँ आप लोग को। और सबसे मेन बात होती है समझ तो सब जाते हैं, लेकिन मतलब नोट्स सही से आप लोग को नहीं मिल पाती है। और नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, मतलब हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होती है। कभी भी समझ नहीं आ रहा, एक बार नोट्स देखो समझ आ जाता है तुरंत। उसके बाद देखिए, जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार की होती है, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। अब देखिए इसको जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, आप लोग को समझा दे रही हूँ, एक्सप्लेन आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, मतलब ईजी है। देखिए धनात्मक वृद्धि सबसे पहले किसे कहते हैं? धनात्मक वृद्धि का मतलब होता है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए जनसंख्या जहाँ पर घट रही है, कम हो रही है, उसे ऋणात्मक वृद्धि, नाम से ही समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, समस्याओं का समाधान, ठीक है। तो हमारी जो जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा कहीं की बढ़ रही है तो थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो समझ आ जाएगा समस्याएं क्या क्या होती हैं। हम अपने सबसे पहली बात, अगर कुछ पढ़ रहे हैं ना तो हमें अपने आसपास से उसको रिलेट करना चाहिए। खुद ही सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई घर है, उसमें 3-4 लोग रह रहे हैं और एक घर है जहाँ पर कम से कम 7-8 लोग रह रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी तो खुद ही समझ आ जाएगा तुरंत। देखिए उसी प्रकार हम देश के बारे में ले लें, बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। जाहिर सी बात है, कितना रोजगार होगा, एक लिमिट में लोग रहेंगे तभी तो रोजगार दे पाएंगे, अदरवाइज बेरोजगारी तो हो ही जाएगी। उसके बाद पर्यावरण निम्नीकरण, सब लोग पेड़ वगैरह काट के घर बनाएंगे अपने रहने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग हैं तो भाई पेड़ और काट के बनाएंगे ही, ठीक है। तो उससे पर्यावरण जो है उसका निम्नीकरण होगा, मतलब दूषित हो जाएगा। उसके बाद जीवन स्तर पर प्रभाव, आवास की समस्या, महामारियों की उत्पत्ति, तापमान में वृद्धि, यही सब है, ठीक है। उसके बाद देखिए समाधान क्या क्या है। तो समाधान सबसे पहला, वही कह रही हूँ ना कि आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो सब समझ आए। परिवार नियोजन, मतलब जैसे इस टाइम पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने वो मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से चल रहा है हम दो हमारे दो, तो उसमें परिवार नियोजन उसके अंतर्गत आता है कि मतलब एक प्लानिंग की जाए कि हाँ हम दो हमारे दो, तो वही वाला सिस्टम है ना, तो समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए देरी से विवाह, मतलब ऐसा अभी तो फ़िलहाल नहीं होता है, जैसे पहले होता था कि छोटे रहते तभी शादी वादी कर लेते थे, तो मतलब उतनी अंडरस्टैंडिंग रहती नहीं है। पहले पढ़ाई लिखाई करो खूब अच्छे से, उसके बाद मैच्योरिटी हो जाती है इंसान में, ठीक है। तो उसके बाद खुद ही इंसान 1 या 2 बच्चे का जन्म देता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। देरी से विवाह, शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, प्रवास या विदेशी गमन, हाँ ये भी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या अगर विदेशों में चली जाएगी तो कमी हो जाएगी जनसंख्या। उसके परिवहन एवं संचार का विकास, ठीक है, तो इससे रोजगार भी मिलने लगेगा, परिवहन एवं संचार का विकास हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, 1-2 नंबर में ऐसे पूछ लेता है, या तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर में पूछ लेता है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के घटक बताइए, मतलब जनसंख्या वृद्धि के घटक बताइए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक पूछ लेता है। तो कौन कौन से घटक होते हैं? सबसे पहले मुख्यतः 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। अब देखिए इसको समझना है कि होता क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, देखिए सबसे पहले जन्म दर क्या होता है समझते हैं। 1 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। समझ आए, मतलब 1 साल में 1000 स्त्रियों द्वारा जिन बच्चों को जन्म दिया जाता है उसमें से जो जीवित बच्चे होते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, जीवित बच्चों के, ठीक है। उसके बाद मृत्यु दर क्या होता है? 1 वर्ष की अवधि के दौरान 1000 लोगों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर, मतलब 1000 जो लोग हैं उसमें प्रति 1000 लोगों में जितने लोग ख़त्म हो जाते हैं, जितने लोग की डेथ हो जाती है, उन्हीं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए प्रवास क्या होता है, ठीक है। तो लोगों का अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर जाकर बस जाना ही जनसंख्या का प्रवास कहा जाता है, ठीक है। मतलब उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, सबसे पहले क्या होता है? उद्गम स्थान वो होता है जहाँ पर हम पहले जहाँ पर हम स्टार्टिंग से रह रहे हैं, और गंतव्य स्थान वो होता है, गंतव्य मतलब जाना, मतलब जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो देखिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो अपने घर में रह रहा है, उसके बाद जॉब वगैरह मिल गई तो बाहर जाके रहने लगा, तो उसी को प्रवास कहा जाए, ठीक है। मतलब लोगों का अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर जाकर बस जाना ही जनसंख्या का प्रवास कहता है। अब देखिए प्रवास के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास और मौसमी। मतलब कुछ लोग प्रवास करते हैं तो
जहाँ पर जाते हैं एकदम हमेशा के लिए वहाँ पर बस जाते हैं, ठीक है। और अस्थायी मतलब होता है जाते हैं फिर चले आते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले, तो उस अस्थायी प्रवास कहा जाता है। उसके बाद मौसमी प्रवास क्या होता है? मौसमी प्रवास मतलब मौसम के अनुसार लोग रहते हैं हर जगह, ऐसे अपना जगह बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार, ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रवासी किसे कहते हैं? देखिए प्रवास और प्रवासी में अंतर होता है। प्रवास स्थान से रिलेटेड होता है और प्रवासी मनुष्य से रिलेटेड होता है। तो प्रवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है। प्रवास क्या है? स्थान है, और प्रवासी व्यक्ति है। प्रवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रवासी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रवास 3 प्रकार का होता है और प्रवासी 2 प्रकार, उत्प्रवासी एवं अप्रवासी। देखिए उत्प्रवासी किसे कहते हैं? उत्प्रवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। मतलब मान लीजिए अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप इस स्थान को छोड़कर चले गए, तो यहाँ के लिए आप क्या होंगे? उत्प्रवासी होंगे, जहाँ पर पहले रह रहे हैं। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट अप्रवासी हो जाएगा। अप्रवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी नए स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। मतलब अगर आप जिस स्थान को छोड़कर गए हैं उस स्थान के लिए आप क्या हैं? उत्प्रवासी हैं, और जहाँ पर जाकर रहने लगे वहाँ के लिए आप अप्रवासी हो गए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप दिल्ली से जाकर मुंबई में रहने लगे तो मुंबई के लिए आप अप्रवासी और दिल्ली के लिए उत्प्रवासी, ठीक है, समझ आया? अब देखिए मैंने पूरा ट्राई किया है कि एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोग को स्पेशली नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि कितना भी समझ लो बट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने पूरी अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आप लोग को अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ। अब देखिए उसके बाद प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 कारक होते हैं, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। देखिए अपकर्ष कारक, देखिए अगर आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बताऊं तो अपकर्ष मतलब होता है आकर्षित करना, और प्रतिकर्ष मतलब अपने ओर से भगाना मतलब। तो देखिए अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई स्थान है, लोग गांव को छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं रहने के लिए। अच्छे अच्छे स्कूल वगैरह होते हैं, गार्डन होते हैं, ठीक है, सुविधाएं होती हैं हर चीज़। और प्रतिकर्ष कारक में हम गाँव ले सकते हैं। गाँव को लोग क्यों छोड़ कर जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या होती है, रहने के लिए मतलब उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं जितनी चाहिए लोगों को। देखिए जैसे इसमें जैसे इसका मैंने थोड़ा सा अपकर्ष कारक का गलत लिख दिया है, ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा। ये प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक पिछड़ापन, अशांति, महामारी, ये सब इसमें आ जाएगा। और अपकर्ष कारक में जैसे मैंने आपको बता दिया रोजगार के अवसर, ठीक है, उसके बाद राजनैतिक शांति, आर्थिक विकास, ठीक है, तो ये सब अपकर्ष कारक में आ जाएगा। उसके बाद हाँ देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये तो आधा से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है, और ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये भी नहीं पता होता है। उसको देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? मतलब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। मतलब एक क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है उसको बताता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, और आगे चल के फ्यूचर में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी उसका भी एक मतलब अनुमान लगाता है, ठीक है, गेस करते हैं। देखिए इसके बाद जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो मतलब 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। देखिए प्रथम अवस्था में क्या होता है? मतलब जहाँ प्रथम अवस्था में उच्च दर और उच्च मृत्यु दर होता है। मतलब लोगों का जन्म भी बहुत होता है और मृत्यु भी बहुत होती है। तो उससे क्या होता है? देखिए होता क्यों है? अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न होते हैं, मतलब उतनी जागरूकता रहती नहीं, जीवन प्रत्याशा दर निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, इसीलिए तो ये सब होता रहता है, ठीक है। चिकित्सा की अच्छी सुविधा नहीं होती है जिससे बचा लें, मतलब मरने उरने से, ठीक है, कोई बीमारी हुई तुरंत ख़त्म हो गया। उसके बाद द्वितीय अवस्था में थोड़ा सुधार होता है, तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। मतलब
देखिए चिकित्सा वगैरह में सुधार हो जाता है थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से मृत्यु दर तो रोक लिया जाता है, लेकिन तब भी जन्म दर तो जागरूकता से ही बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई से। तो जो है देखिए इसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार हो जाता है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की भी स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जन्म दर बहुत ज़्यादा हो जाता है और निम्न दर घटने लगता है। ठीक है, तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये सबसे बेस्ट अवस्था होती है तीनों। ठीक है जी, इसमें जीवन प्रत्याशा दर उच्च हो जाती है, मतलब लोग ज़्यादा टाइम तक जीने लगते हैं। जैसे अगर 40 साल तक जी रहे हैं तो मान लो 60 से 65-70 साल तक जीने लगे। अधिकांश लोग शिक्षित होते हैं, परिवार का आकार सीमित होने लगता है, तो ये सबसे बेस्ट अवस्था मानी जाती है। उसको देखिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, हाँ ये बहुत पूछा जाता है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा आप लोग अगर अपने आप से सॉरी अगर अपने आप से रिलेट करेंगे अपने चारों ओर, तो आप लोग को सब चीज़ समझ आता है। ठीक है, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जब तक रिलेट करके प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे ना, समझ आता नहीं है। तो देखिए सबसे पहला होता है परिवार नियोजन, मतलब मैंने आपको बताया ना कि हम दो हमारे दो वाला सिस्टम है। सबसे पहले एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए 2 ही बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। ठीक है, तो उसमें परिवार नियोजन अगर करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण होगी। दूसरा शिक्षा का प्रचार है, हम लोग शिक्षित होंगे, जाहिर सी बात है खुद ही 1-2 से ज़्यादा बच्चे नहीं, क्योंकि वो जब शिक्षित होंगे तो उनको पता होगा कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं पढ़ाई लिखाई करने में, कितना पैसा वैसा लगता है। ठीक है, देरी से विवाह, मतलब वही रीज़न है कि पहले पढ़ाई लिखाई उसके बाद ठीक है शादी वादी। सरकार की कड़ी भूमिका, मतलब अगर जब गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान देगी, जैसे परिवार में जैसे थोड़ा सा उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ का अनाउंस करे कि मतलब जैसे सीमित परिवार के लिए फोर्स कर दे, उसमें कोई रूल बना दे कि हाँ ये जैसे हम दो हमारे दो वाला सिस्टम बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो सरकार की कड़ी भूमिका भी सही हो सकती है। उसके बाद देखिए आदर्श नारी या जागरूकता, वही छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे टाइप के बहुत सारे कोटेशंस आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये जो आदर्श नारे होते हैं इसको भी लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ ही आएगा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब चीज़। ठीक है, सो देखिए इस चैप्टर में इतना ही था, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो थोड़ा मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है सही में, तो थोड़ा सा मेरे अंदर ही मोटिवेशन आएगा, तो मैं और डेली का डेली वीडियोस अपलोड करूँगी। अभी तो कल चैप्टर 3 का वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।